हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। पिछले क्लास में हमने जब आपको पढ़ाया था तो क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, टाइम पीरियड उसका, इसलिए हमने प्रयास किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1793 के चार्टर एक्ट तक इसको पढ़ाया जाए तथा इसके बाद पार्ट 2 करके इसके आगे वाले को पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में असुविधा न हो, उबर न हो। आप पूरा का पूरा जो पढ़ें कम समय में अधिक पाएं और बिना विशेष प्रयास के आपको अच्छा कुछ मिल सके, इसका हमने प्रयास किया। आगे भी इसका प्रयास करेंगे। इसीलिए पिछला क्लास लगभग 30-35 मिनट का बना करके हमने छोड़ दिया था कि इसके बाद जो हम कुछ पढ़ाएंगे वो भी इसी तरह से लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। अतएव हमने केवल 1793 के चार्टर एक्ट तक पढ़ाया था। उसमें हमने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में या भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पहली बार 1793 में इंग्लैंड की संसद ने चार्टर एक्ट भेजा। वो था 1793। 1793 के चार्टर एक्ट में जो कुछ हमने आपको बताया, जैसे उसमें बताया कि कंपनी में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्थापित हो चुके थे, उसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत से दिया जाना तय हुआ। ये उसमें बताया गया कि एक चीज और कि उसका कार्यकाल कंपनी का 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो मतलब हो गया 1813। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकार ने और मजबूत पकड़ बनाई। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अत्यधिक साम्राज्य विस्तार कर लिया था। अतएव 1813 में पहली बार सरकार ने इस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाते हैं। क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, मतलब एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल एक ही संस्था या व्यक्ति वह अधिकार रखता है व्यापार का। एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति अधिकार रखता है, इसका हुआ एकाधिकार। अब अगर एकाधिकार समाप्त हो गया तो इसका मतलब इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी भारत आकर के व्यापार कर सकेंगे। अब तक जो है एकाधिकार था केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड की तरफ से आई हुई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती। विश्व के अन्य देशों के व्यापारी, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच तो दूर, स्वयं इंग्लैंड के व्यापारी भी आकर यहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला था। लेकिन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। एक नई चीज आई, व्यापारिक एकाधिकार। नंबर 2 में आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहली बार 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के विकास के लिए तय किया गया। 1 लाख की राशि मंजूर की गई भारत में शिक्षा के विकास के लिए। इसी समय एक और इसमें कार्य हुआ कि इस समय जो भारत में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियां आती थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की, धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। और साथ ही साथ पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ये इतने कार्य 1813 में हुए, जिसे हम इसमें लिख सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान था? प्रावधान नंबर 1 इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ध्यान रहे, यहां एकाधिकार की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ये पहला था। दूसरे पैरा में था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए, 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 शिक्षा के विकास के लिए,
भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई। इसी में पैरा नंबर 3, इस पैरा नंबर 3 में कहा गया कि भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली। भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली। और चौथा इसी 1813 में था कि अब ये भी स्थिति हो गई कि भारत में संवैधानिक विकास के इस तहत अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। आप लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ये इतने कार्य आपको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। इसमें कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए प्रदान करने की व्यवस्था हुई। ठीक। और भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ये इतनी चीजें 1813 के एक्ट में आया। इसके 20 साल बाद फिर आया 1835 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा देख लें। ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इस पर मैकाले का बड़ा प्रभाव था। इस पर लॉर्ड मैकाले का बड़ा प्रभाव था। इस 1833 का समय आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वास्तव में संपूर्ण भारत में फैल चुका था। भारत के अधिकांश राजे महाराजे ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के सामने परास्त हो चुके थे। अब यह लगभग अखिल भारतीय साम्राज्य हो चुका था इस समय तक। इसीलिए इंग्लैंड की संसद ने विचार किया कि अब जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां शासक की स्थिति में है तो उसे व्यापारिक कार्य समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहकर कि आप वास्तव में भारत में व्यापारी नहीं बल्कि पूरे देश के शासक हो चुके हैं आप, तो आप केवल शासन कार्य करें। इसी कारण से उनके लिए कि आप केवल शासन कार्य करें, यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 13 में कहा गया एकाधिकार समाप्त किया जाता है और यहां कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाता है। यानी यह हुआ कि आप व्यापार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, केवल अब आप शासन करेंगे। तो यहां आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा क्या कहा गया, अब जबकि आपका व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया और आप शासक हो गए, आप केवल शासन करेंगे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। उसके पहले बंगाल का गवर्नर केवल होता था, जो लॉर्ड क्लाइव से शुरू हुआ था। क्लाइव, उसके बाद बताया गया वेंसिटार्ट, फिर लियो कार्टियस, फिर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके तहत वारेन हेस्टिंग को भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का नहीं। ठीक। अब ये देखिए, यहां 1833 आते आते स्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी थी। लगभग 70-80 साल हो भी चुके थे। इस समय तक आते आते इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार कर लिया। इसलिए उनकी सरकार ने इंग्लैंड की संसद ने कह दिया कि आप वास्तव में शासक हैं, व्यापारी नहीं। इसलिए
आपका व्यापारिक अधिकार ही समाप्त किया जाता है। ये पहला पैरा हो गया। दूसरे पैरा में कहा गया अब जबकि आप संपूर्ण भारत के हिस्से में फैल चुके हैं, संपूर्ण भारत पर अधिकार कर चुके हैं, तो इन परिस्थितियों में बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर में। इसमें एक चीज और कहा गया, भारत में अंग्रेजी को भारत की शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। सरकार का कहना था कि अगर हम कहीं शिक्षा के विकास में लाखों रुपए प्रदान कर रहे हैं तो इसका मतलब उस देश की भाषा उस देश की शिक्षा किस भाषा में दी जाए, किस तरह से दी जाए, इसका भी अधिकार हमें है। इसलिए सरकार ने यह अधिकार अपने हाथों में लेते हुए भारत में शिक्षा का माध्यम तय किया कि किस भाषा में भारत में शिक्षा दी जाए। इसके लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, लोक शिक्षा समिति, और उसमें स्थिति यह हुई कि लॉर्ड मैकाले ने अंततः अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में उचित माना और उनके रिकमेंडेशन के बाद, उनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया और 1835 से इसे यानी अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इतनी चीजें हुई 1833 में। तो ये सारी चीजें 1833 के एक्ट में आई और अब क्योंकि अखिल भारतीय हो चुकी थी इसलिए इन परिस्थितियों में ये एक्ट पारित करना पड़ा। तो आप यहां लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी अभी बताया 1833 के चार्टर एक्ट में आप कह सकते हैं नंबर 1 क्या कहा था हमने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। ऊपर एकाधिकार है, नीचे अधिकार है। 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की सरकार का कहना था कि आप संपूर्ण भारत के शासक हैं, इसी कारण से एकाधिकार समाप्त हुआ। और तब आगे क्या कहा गया, जब संपूर्ण भारत आपका है तो बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अर्थात आप कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आप इसमें तीसरे देखिए, तीसरे में क्या कहा गया, कहा गया कि अंग्रेजी को भारत की शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक, अंग्रेजी को भारत की शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और लॉर्ड मैकाले को इंग्लैंड के लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की काउंसिल का 5वां विधि सदस्य बना दिया गया। आप चौथे में लिख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल
की परिषद का विधि सदस्य। विधि सदस्य बनाया गया। ये इतनी चीजें आपकी 1833 में हुई। आप 1833 की ये इतनी चीजें, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, क्योंकि वो अखिल भारतीय हो चुकी थी, इसलिए व्यापार का अधिकार ही नहीं दिया गया। कहा गया आप एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, यानी शासन करेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल इसी कारण से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए। अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया लॉर्ड मैकाले समिति की रिपोर्ट पर, और लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद का विधि सदस्य भी बना दिया गया। ये इतनी चीजें 1833 के अधिनियम में हुई। ठीक, 1833। अब आप देख सकते हैं 1853 का अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट जरा देखने, इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1853 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में इंग्लैंड की संसद द्वारा भेजा गया अंतिम चार्टर था। तो पहला चार्टर कब दिया गया था, 1793 में। 1853 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया इंग्लैंड की सरकार द्वारा, अंतिम चार्टर था। वो इसलिए क्योंकि 1857 की भारत में क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया, यानी 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार गया, 1833 में व्यापारिक अधिकार गया, और 1853 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई। बड़े कायदे से इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी को समाप्त कर दिया, और इसी के साथ कुछ संवैधानिक विकास भी होता रहा। तो संवैधानिक विकास जो होता रहा उसमें आपने 1813, 1833 और अब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है ये जान लीजिए। 1853 के चार्टर एक्ट आते आते सरकार ने यह प्रयास किया कि भारतीयों को भी कुछ न कुछ प्रशासन में अधिकार दिया जाए, भागीदारी दी जाए। इसीलिए पहली बार 1853 में यहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यवस्था की कि भारतीयों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार में या प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी, ये पहली बार आया। दूसरी बार क्या हुआ, संपूर्ण भारत के लिए एक विधान की व्यवस्था हुई। संपूर्ण भारत के लिए एक विधान की व्यवस्था हुई पहली बार यहां। तीसरा देख लीजिए इसमें क्या है। तीसरा इसमें कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, यानी कंपटीशन के द्वारा लोगों को योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी। ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी कि लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्तियां दी जाएंगी, योग्यता के आधार पर। यह कहा गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधान बनाया जाएगा, और उसी में यह भी कहा गया कि लोगों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रशासन में या गवर्नर जनरल की काउंसिल में भागीदारी दी जाएगी। ये इतनी चीजें आई 1853 के चार्टर एक्ट में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया। इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का अंतिम चार्टर था, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई इसके बाद। तो आप यहां लिख सकते हैं, और वो ये है कि लिखेंगे इसमें पहला, संपूर्ण भारत के लिए एक विधान। संपूर्ण भारत के लिए एक विधान की व्यवस्था की गई। ये देखिए नई चीजें कही, संपूर्ण भारत के लिए एक विधान की व्यवस्था हुई। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आई वो थी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किए जाने की व्यवस्था हुई। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की व्यवस्था हुई। देखिए एक ये भी चीज हो गई। अब इसमें तीसरी चीज जान लीजिए। तीसरी चीज में कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर
आधार पर नियुक्ति की जाएगी, ये भी बात इसमें आई। तो प्रिय छात्रों, ये 3 चार्टर बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े तेजी से परिवर्तन होने वाले, और उसके बाद भारत में इनकी व्यवस्था किए जाने की व्यवस्था जो हुई, ये 3 चार्टर आपके सामने हैं, इसको जान लें। और जैसा कि आपने जाना कि अंतिम चार्टर यानी 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया संपूर्ण भारत के लिए एक विधान होगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। ये आपके सामने व्यवस्था यही है। इस तरह से एक बेहतरीन ढंग से यहां तक व्यवस्था बनी, अर्थात संवैधानिक विकास हुआ। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति जब हो गई तो उस क्रांति के बाद आखिर क्या हुआ। ठीक, लीजिए अब इसे मिटा देते हैं और इसे मिटाकर भारत के संवैधानिक विकास का जो एक मील का पत्थर साबित होता है 1857 की क्रांति, हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, 1857 की क्रांति आखिर भारतीयों के द्वारा इसलिए की गई क्योंकि वे लोग 1857 की क्रांति के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यों से परेशान हो चुके थे। लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन के द्वारा कई 20,000 रियासतों को कई बार में हड़प लिया, और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के लिए। लैप्स पॉलिसी द्वारा उन लोगों को यानी भारतीयों को या भारतीय राजे महाराजाओं को ऐसा लगने लगा कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा, है ना, कोई भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसलिए जब गोद लेने की प्रथा वाली बात लॉर्ड डलहौजी ने बनाई, नया कानून कि भारतीयों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, पहले क्या बनाया, हम उन्हीं को राजा मानते हैं जिनके रगों में शाहशाही रक्त बहता हो, अर्थात राजा का पुत्र राजा माना जाएगा। लेकिन यदि राजा निसंतान है तो कहा गया कि ऐसे लोग जो गोद लिए गए होंगे हम उन्हें राजा नहीं मानेंगे। ठीक, यानी उसमें गोद लेने के अधिकार में कहा कि भारतीयों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, डलहौजी ने कहा। और जो इसके आगे जो कानून बनाया उसने कहा जो गोद लिए जा चुके हम उन्हें राजा नहीं मानते, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसी पेंशन बंद करने की जद में आ गए नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंधू पंत था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और ये पेशवा का साम्राज्य समाप्त हो जाने के बाद उन्हें 8 लाख की पेंशन दे दी गई और यहीं बिठूर कानपुर के समीप रहने के लिए भेज दिया गया, और यहीं रहकर उन्होंने 1857 की क्रांति का ताना बाना बुना। 1857 की क्रांति यद्यपि दमित कर दी गई, दबा दी गई, लेकिन इसके बाद भी इसमें यह बात तो थी कि मरते मरते रहा बाकापन साथियों। हाँ जी, अर्थात ये क्रांति दमन हो जाने के बाद भी वास्तव में उसमें बाकापन बना रहा। अंग्रेज पूरी तरह से दहशत में आ गए। जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में बहादुर शाह जफर का शासन था, अर्थात वास्तव में सार्वभौम शासक तो नहीं थे, लेकिन प्रतीक रूप में मुगल शासक के रूप में वो स्वीकार किए जाते थे दिल्ली में। और साथ ही साथ इस समय भारत में गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग इसमें गवर्नर जनरल होते थे। तो इंग्लैंड में महारानी होती थी विक्टोरिया, और इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर होते थे पामरस्टन। इंग्लैंड में संसद के विपक्ष के नेता होते थे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने सदन के चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, महान साम्राज्यों का उत्थान पतन छोटे चर्बी वाले कारतूस जैसी छोटी छोटी घटनाओं से नहीं होता। इसलिए मैं कह सकता हूं भारत में जो कुछ वहां के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या वहां के नागरिकों ने किया, उसमें पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है मिलाद। आगे जो सुझाव दिया गया उनके द्वारा, उसमें कहा गया भारत और अंग्रेजों के हित में यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। पैरा नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए, तो समाप्त कर भी दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ध्वस्त हो गए। अब यानी भारत शासन चलाने के लिए भारत सचिव या इनको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति हुई। अब साथ ही साथ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बना दिया गया। ये इतनी बातें इस बार हुई। इसको कहा जाता है
1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो इंग्लैंड की सरकार ने भेजा एक्ट 1858 का एक्ट 1857 की क्रांति के तुरंत बाद आया। जो कुछ इंग्लैंड की संसद में बहस हुआ वही 1858 का एक्ट बना दिया गया। तो अब आप यहां लिख सकते हैं 1858 का एक्ट, अब चार्टर एक्ट नहीं है, अब आ गया इस बार 1858 का एक्ट। इस 1858 के एक्ट में जो कुछ बना वो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप बना, और इसी कारण से यहां पर आप कह सकते हैं 1858 में नंबर 1, इसमें पहले पहले क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये देखिए इसका पैरा नंबर 1 हो गया। और दूसरा जो है इसमें है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी समाप्त हो गए। आगे देखिए गवर्नर जनरल का पद समाप्त। तो चौथा देखिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। आप इनको कह सकते हैं कि भारत का शासन इंग्लैंड के ताज में निहित हो गया। इस लाइन को आप ये भी कह सकते हैं भारत का शासन इंग्लैंड के ताज में निहित हो गया। इंग्लैंड का ताज मतलब विक्टोरिया का ताज ना, तो विक्टोरिया के ताज में भारत का शासन चला गया। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और महारानी के ताज में भारत का शासन आ गया, तो शासन चलाने के लिए अब कुछ संस्थाएं बनेगी। तो इसके लिए वायसराय का पद बनाया गया। ये देखिए वायसराय का पद बनाया गया। तो वायसराय का पद आया किसकी जगह पे? गवर्नर जनरल की जगह। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक और सैनिक कार्य देखते थे, उनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव का पद बनाया गया। ये भारत सचिव जो होता था, ये भारतीय शासन व्यवस्था को अब देखने लगा। यानी भारत सचिव का पद बन गया, वायसराय का पद समाप्त हो गया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, उनकी जगह वायसराय का पद आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त हो गया, उनकी जगह भारत सचिव का पद आया। ठीक, ये इतनी चीजें हुई। आप कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इसलिए आप कह सकते हैं नोट में नोट लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। नियुक्त हुए। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। इस तरह से आपने देखा 1858 का एक्ट बहुत ज्यादा युगांतरकारी परिवर्तन लाया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और नया शासन आ गया सीधे इंग्लैंड का। हम लोगों पर डायरेक्ट प्रशासन चलने लगा। ठीक, अर्थात 1854 में अर्थात 1784 में जो द्वैध शासन चला था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन और गवर्नर जनरल का शासन, यहां समाप्त हो गया। ये दोनों शासन समाप्त होकर अब आ गया सीधे इंग्लैंड की महारानी का शासन। नया नया तरीका आ गया। तो इस तरह इस एक्ट में ये नई चीजें आई और इनके तुरंत बाद इंग्लैंड की सरकार ने फिर एक भारत परिषद अधिनियम भेजा, इंडियन काउंसिल एक्ट 61 इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी अब भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। और भारत परिषद अधिनियम में देख लीजिए क्या क्या हुआ। पहले तो आप यहां लिख सकते हैं
भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम 1961, 61, भारत परिषद अधिनियम 1961। इसमें कहा गया कि ये जो है गवर्नर जनरल या कहें उनकी जगह आ गए वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय वायसराय को किसी कानून या मुद्दे को बनाते समय उस पर वीटो का अधिकार दिया गया, वायसराय को वीटो का अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि वायसराय को किसी राज्य की सीमा तय करने, नए राज्य बनाने की शक्ति दी गई। ऐसे समय में एक चीज और हुआ, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने मित्रों को कई विभाग बांटे, तो डिपार्टमेंटल सिस्टम शुरू हो गया। और जिन लोगों ने विभाग को संभाला वो एक मंत्री की तरह काम किए, तो मंत्रिमंडल सिस्टम आ गया। यानी इसी समय कैबिनेट सिस्टम और डिपार्टमेंटल यानी विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई। और इसी कानून के द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी भारत में आया। इसी समय भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आए, जो आज तक चल रहे हैं। अभी तक 1861 का आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आज तक लागू है, अभी भी चल रहा है। तो यहां आप इसमें कह सकते हैं कि 1761 में जो 1900 सॉरी, यहां पर हमने थोड़ा सा गलत लिखा, हमको लिखना चाहिए 1861, ठीक है, 1861। इस 1861 में जो पहला विधान था उसमें हमने क्या बताया कि गवर्नर जनरल को कानून पर वीटो करने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक, ये भी हो गया। अब इसी में आप लिख सकते हैं नंबर 2, राज्यों की सीमा तय करने तथा राज्य निर्माण का अधिकार मिला। उन्हें राज्य निर्माण का अधिकार दिया गया। तो ये भी देखिए एक नया चीज आ गया। और इसमें आप एक चीज और कह सकते हैं, तीसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये इसी समय होती है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और चौथे में आप लिख सकते हैं आईपीसी, फिर सीआरपीसी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भी बनाए गए, जो आज तक जारी हैं। इतनी चीजें, विभागीय प्रणाली भी इसी समय आई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी इसी समय आई, कानून पर वीटो करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तमाम चीजें इस समय गवर्नर जनरल को दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने इसे बाखूबी किया। आप इसमें 1861 के लगे हाथ एक चीज और कर सकते हैं। इसमें जब संसदीय प्रणाली की शुरुआत भारत में हो जाती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगला 1892 में जब एक्ट आया, तो 1892 के परिषद एक्ट में भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज स्टार्ट। क्यों? क्योंकि भारतीयों को बजट पर बहस करने, बजट पर अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कह सकते हैं आप, उस पर मतदान करने की उनको शक्ति प्राप्त हुई भारतीय लोगों को। तो यही तो संसदीय प्रणाली है, बजट पर बहस करने की शक्ति, बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति, परोक्ष रूप से मतदान प्रणाली को
बनाए रखने की शक्ति उनको मिली, यही संसदीय प्रणाली है। ये आपको 1892 में मिला। तो आप यहां बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं 1892 का एक्ट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है संसदीय प्रणाली की शुरुआत, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है, शुरुआत हुई, संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इस संसदीय प्रणाली में हुआ क्या क्या, इसमें था यानी नंबर 1 संसदीय प्रणाली शुरू हुई, और नंबर 2 आप कह सकते हैं बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट में तब इसमें आता है नंबर 3, इसमें कहा जाता है कि परोक्ष रूप से मतदान, यानी डायरेक्ट तो नहीं, परोक्ष रूप से मतदान का अधिकार मिला। ये इतनी चीजें प्राप्त हुई 1892 के एक्ट में। देखिए हमारे देश में संवैधानिक विकास होते होते यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन ही हो गया, और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम ने तमाम नई नई संस्थाओं को जन्म दे दिया। और इसी परिस्थिति में आगे चल करके 1892 एक ऐसा पहलू भी आया जब भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत ही हो गई, यानी बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार लोगों को मिल गया, और परोक्ष रूप से मतदान प्रणाली भी यहां से चल पड़ी। अर्थात आप कह सकते हैं 1892 एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि भारत को संसदीय प्रणाली भी विकसित करने का मौका मिला। अब इसके बाद अब आपके संवैधानिक इतिहास में अगला नेक्स्ट आ रहा है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो आज इस वीडियो में प्रिय छात्रों आपको इतना ही। आशा है आपको जो हमने दिया तथ्यात्मक रूप से वो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं समझता हूं मैंने उसे बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश भी की, जो आपके स्तर का, आपके उपयोग का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, लोअर इत्यादि के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे क्लास में आपको 1909 से लेकर 1935 के विधान के बारे में बताएंगे। थैंक यू क्लास।